नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। आखिर कैसे चीन ने अरुणाचल प्रदेश में आधुनिक गांव बसा दिया? जिस इलाके में चीन ने गांव बसाया है वह कब से उसके कब्जे में है? यह तमाम सवाल सबके दिमाग में चल रहा है और आज हम इसका जवाब लेकर आए हैं। दूसरी खबर है हाई प्रोफाइल हत्याकांड रुपेश सिंह से जुड़ी हुई है। बिहार पुलिस ने कहा है कि ठेके को लेकर हत्या हुई है। जानेंगे क्या है पूरा मामला। तीसरी खबर बंगाल से जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर फिर से बाहरी होने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ एक तरह से धमकी देते हुए कहा कि अब हम उनके बैठकों में अड़चन डालने के लिए अपने लोगों को भेजेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर, जो अरुणाचल प्रदेश और चीन से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से में एक सुबनसिरी नाम का जिला है। वहां के एक आधुनिक गांव का फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। पता चला कि यह गांव भारत ने नहीं बल्कि चीन ने बसाया है। सबसे पहले इस गांव की सैटेलाइट तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसके बाद गांव के अंदर की तस्वीरें भी वायरल हो गई। अब तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक चीन द्वारा बसाए गए इस गांव में 101 घर हैं, चमचमाती सड़कें बनाई गई हैं, तो वहीं घरों की खूबसूरती भी कम नहीं है। अब रक्षा मंत्रालय से जुड़ी जानकारी आई है, उसके मुताबिक भारत के उस इलाके पर चीन का कब्जा साल 1959 से ही है। 1959 में ही चीन ने असम राइफल्स के जवान को पीछे हटाकर इस इलाके पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद से वह यहां पर बैठा हुआ है। 1962 में जब युद्ध हुआ तो चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में काफी अंदर तक आई थी, लेकिन उसके बावजूद युद्ध विराम के बाद वापस लौट गई, लेकिन इस इलाके में वो वहीं पर बनी रही। 1959 से लेकर 1990 तक तो चीनी सेना इस पर अपना कब्जा कायम किए रही और उसके बाद कूटनीतिक चाल के अनुसार उसने वहां सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया। अब आपको 2017 का डोकलाम विवाद तो याद ही होगा। डोकलाम में जब भारत और चीन का गतिरोध बढ़ा, तब से चीन ने अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। सीमा को और अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए चीन ने 2017 में एक योजना तैयार की। तिब्बत, जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, वहां से अक्सर चीनी सरकार के विरोध का आवाज उठता रहा है। चीन ने तिब्बत और भारत के बीच में पड़ने वाले इलाकों को लेकर एक खास योजना तैयार की। चीन ने इस प्रकार के 600 गांव को बसाने का फैसला लिया। इसी 600 गांव में से एक गांव भारत के हिस्से वाली जमीन में बसाया गया है। बताया जा रहा है कि इस गांव में बसने वाले लोगों को चीनी सरकार की तरफ से पैसा भी दिया जा रहा है और बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण है कि इन गांवों में चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को बसाया जा रहा है। इसके जरिए चीन तिब्बत वाले इलाके में दलाई लामा का प्रभाव कम करना चाहती है। चीन रणनीति के तहत गांवों को 2 लेयर में बसा रहा है। जो गांव सीमावर्ती इलाके के नजदीक हैं, उनको फर्स्ट लाइन कहा जा रहा है, तो वहीं इसके बाद बसे गांव को सेकेंड लाइन कहा जा रहा है। चीन जिस इलाके में नए गांवों को बसा रहा है, वहां के स्थानीय निवासियों को दूसरे जगह पर भेजा जा रहा है और उनकी जगह पर गांव में चीनी समर्थकों को बसाया जा रहा है। अगर वास्तविक सीमा रेखा को देखें तो यह गांव चीन ने भारतीय सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर बसाया है। भारत सरकार भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चीन की तरफ से हाल के कुछ वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में सड़क और पुल बनाने का काम तेज कर दिया गया है। भारत ने भी इसके जवाब में सीमावर्ती इलाकों तक अपने सड़कों का विकास और पुलों का निर्माण कर रहा है। फिलहाल जिस इलाके में चीन ने गांव बसाया है वह 1959 से ही उसके कब्जे में है, लेकिन यह बात सच है कि वह इलाका भारत का ही है। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर, जो पटना में रुपेश हत्याकांड से जुड़ा है। रुपेश हत्याकांड के बाद सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है। नीतीश कुमार पर बढ़ रहे अपराध को लेकर दबाव भी है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि रुपेश हत्याकांड में बिहार पुलिस की जांच अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बड़ा खुलासा होने वाला है। बिहार पुलिस के मुखिया ने कहा कि यह हत्या एयरपोर्ट पर पार्किंग के ठेके को लेकर हुई है। उन्होंने बताया कि पार्किंग ठेके को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और इस ठेके के काम में रुपेश सिंह के परिवार से कई लोग शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब तक जो सुराग मिले हैं उसके अनुसार बाहर से कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाकर यह हत्या कराई गई है। डीजीपी एसके सिंघल ने बताया कि फिलहाल जांच पार्किंग के ठेके और पारिवारिक ठेके यानी कि 2 एंगलों से की जा रही है। उन्होंने कहा कि यही 2 कारण है जिससे हत्या होने की आशंका
सबसे ज्यादा है। इसके पहले भी रुपेश सिंह और ठेके से जुड़े कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल डीजीपी एसके सिंघल के बयान से विश्वास जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन में पुलिस इस हत्या से पर्दा उठाने में कामयाब हो जाएगी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12 जनवरी को रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद से पूरे बिहार की राजनीति गर्मा गई थी। विपक्ष के साथ साथ खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। फिलहाल खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जांच का अपडेट समय समय से ले रहे हैं। अब आते हैं अपने तीसरे खबर पर, जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को माओवादियों से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जहरीले सांपों से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने आगे कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ लोगों को हमारी बैठक में दखल पैदा करने के लिए भेजा जा रहा है। अब हमारी तरफ से भी भाजपा और सीपीएम की बैठकों में दखल पैदा करने के लिए आदमियों को भेजा जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या हम डरा धमका नहीं सकते। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई आपको वोट के बदले पैसा दे तो पैसा ले लीजिए। यह सारे बयान ममता बनर्जी की तरफ से आ रहे हैं, जो यह बताने के लिए काफी है कि इस बार ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में देख रही है। वहीं ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के खास माने जाते थे, तो आज वे भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम चुके हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी मजबूती से मैदान में उतर चुकी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल अभी जुबानी जंग और बढ़ेगी। आज के जनता जंक्शन शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।